हार्डवेयर इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये है वीडियो नंबर 14। इस वीडियो में हम वेल्डेड पाइप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ERW, HFW, EFW एंड SAW पाइप का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है ये प्रोसेस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। वेल्डेड पाइप प्लेट या तो कॉइल में से बनते हैं। कॉइल आपने रास्ते पे काफ़ी सारे ट्रक पे जाते हुए देखी होगी कि जो स्टील की प्लेट होती है उसका रोल बनाते हैं, उसको कॉइल बोलते हैं। तो जो भी वेल्डेड पाइप से आइदर प्लेट में से या तो कॉइल में से बनते हैं। तो पाइप ये प्लेट एंड कॉइल जो होती है वो तो स्ट्रेट होती है, ठीक है, फ्लैट होती है। तो पहले उसको सर्कुलर सेक्शन में उसको बनाना पड़ता है, मतलब उसको जो है फॉर्म करना पड़ता है। प्रोसेस को फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले प्लेट या कॉइल को सर्कुलर सेक्शन में फॉर्म करते हैं, उसके बाद में आप उसको वेल्ड करते हैं। तो अभी ये जो वेल्डिंग होता है वो विथ फिलर मेटल एंड विदाउट फिलर मेटल भी हो सकता है। मतलब विदाउट फिलर मेटल क्या, तो उसमें कोई एडिशनल मटेरियल नहीं डालते आप। जैसे इलेक्ट्रोड होता है ना, वो विथ फिलर मेटल बोलते हैं। विदाउट फिलर मतलब कोई इलेक्ट्रोड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड उसमें यूज नहीं होता है। वेल्डेड मैन्युफैक्चरिंग पाइप का एक बेनिफिट क्या है कि आप इसमें कोई साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि सीमलेस पाइप में मैंने आपको बताया था कि अबाउट 24 इंच इट इज़ डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर सीमलेस पाइप। तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जो ये वेल्डेड पाइप रहते हैं वो सीमलेस पाइप से स्ट्रेंथ में कम रहते हैं क्योंकि इसमें जॉइंट आता है। यहाँ पे मैंने जो प्लेट फॉर्मिंग मेथड है वो दिखाया हुआ है, मतलब स्टेजेस दिखाए हुए हैं। तो एक्चुअली उसमें 3 रोलर यूज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पे मैंने टॉप रोलर एंड बॉटम रोलर दोनों दिखाया हुआ है। उसके बाद में सिर्फ टॉप रोलर दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में वहाँ पे भी बॉटम रोलर रहेगी। बट ये तो जस्ट एक ही स्लाइड में पूरा आ जाए उसकी वजह से मैंने हर जगह पे बॉटम रोलर नहीं दिखाए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो एजिस है उसको बैंड करते हैं। देन उसके बाद में फॉर्मिंग, मतलब टॉप रोलर से आप लोड बढ़ाते जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेट फॉर्म होती जाती है सर्कुलर सेक्शन में। तो ये मल्टीपल स्टेजेस में आपको फाइनल जो सर्कुलर सेक्शन चाहिए, जहाँ पे आप दोनों पाइप का एंड साथ में आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप वेल्ड कर सकते हैं। तो ये प्लेट फॉर्मिंग का जो प्रोसेस के स्टेप्स है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप फॉर्मिंग, जो कि कॉइल होती है, कंटिन्यूस कॉइल, तो उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉइल है, अनकॉइलर पे उसको लगाते हैं। तो उसमें से कंटिन्यूस स्टेजेस ऑफ रोलर है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे ये स्टेप्स है ना, मतलब उसमें ये यहाँ पे रोलर का भी ऐसा ही सेटिंग रहता है कि फर्स्ट रोलर में थोड़ा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे आगे जाते जाते वो लास्ट रोलर तक जब यहाँ पहुँचेगा तो वो पूरा सर्कुलर सेक्शन बन जाता है और वहाँ से उसको आप फिर वेल्डिंग कर सकते हैं। मेनली जो वेल्डिंग मेथड यूज होते हैं, जिसके ऊपर से ही टाइप ऑफ वेल्डेड पाइप डिफाइन होता है, वो 4 है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सेकंड है इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग, थर्ड है हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग एंड फोर्थ है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग है वो विथ फिलर एंड विदाउट फिलर दोनों होता है। बाकी ERW, HFW वेल्डिंग में फिलर मेटल यूज नहीं होता है, और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है वो विथ फिलर मेटल होता है। तो पहले मैं आपको ERW, EFW, HFW पाइप के बारे में बताता हूँ। अभी ये जो तीनों प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स है वो सेम है, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे होता है कि आप उसको वेल्ड कौन सी मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, नॉर्मली ये जो ERW, EFW, HFW पाइप्स है वो जो लो थिकनेस पाइप्स रहते हैं उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है तो इसमें प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अगर पाइप का थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आप ये रोलर की हेल्प से ये पाइप नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मिंग मेथड चाहिए, जो हमने पहले आगे सबसे पहले मैंने जो एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया वहाँ पे दिखाया था, रोलर वाला टॉप एंड बॉटम रोलर, उससे आपको फॉर्म करना पड़ता है। या तो दूसरा UO मेथड करके आता है, जो मैं आगे आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज में ये जो हॉट कॉइल है, मतलब हॉट रोल कॉइल है, उसको आप एज ट्रिमिंग करते हो। मतलब जो वेल्ड के लिए जो क्लीनिंग चाहिए वो एज ट्रिमिंग करके फिर वो सीरीज ऑफ रोलर्स रहते हैं। यहाँ पे इस पूरे के पूरे रोलर्स है वो जो सर्कुलर सेक्शन है उसको फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सर्कुलर, ये इलेक्ट्रोड्स है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं ERW वेल्डिंग में वो कॉपर इलेक्ट्रोड रहते हैं और सर्कुलर रहते हैं। और ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है उससे ये वेल्डिंग होता है। मतलब इसमें सेटिंग कैसा होता है कि जब कॉपर इलेक्ट्रोड है दोनों साइड पे लगे हुए हैं, और जब यहाँ पे आप हाई फ्रीक्वेंसी का हाई करंट सप्लाई करते हो जिसमें वोल्टेज कम रहता है, करंट ज़्यादा रहता है,
तो ये जो दोनों पे जहाँ पे दो जॉइंट एक दूसरे के साथ में आते हैं वहाँ पे एज में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि दोनों जो एजिस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और साथ में ये जो रोलर है पुशिंग रोलर वो दोनों एंड को पुश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एज मेल्ट हुई है वो एक दोनों के साथ जुड़ जाती है, और जिसको वेल्डिंग बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, वो वेल्ड हो जाती है। दैट वे वो यहाँ से आगे जाती है। अभी ये वेल्डिंग होती है तो क्या होता है कि जो मेटल्स है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों में फ्लैरिंग होता है, मतलब दोनों ऊपर नीचे आप देखिएगा तो मेटल के पीसीस आ जाते हैं। आप जब हॉट मेटल को पुश करोगे तो जो जैसा मतलब मेटल डिस्टॉर्ट होगा वो ऐसा होता है, तो उसको ट्रिमिंग टूल रहता है इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ पे फ्लैश कटिंग देखिए, तो इनसाइड से भी ट्रिमिंग कर लेते हैं, आउटसाइड से भी ट्रिमिंग कर लेते हैं। तो अगर आप ये पाइप को बाहर से देखोगे तो आपको इसमें कोई सीम नहीं दिखेगा, जब ध्यान से देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये ERW पाइप है या तो EFW पाइप है। उसके बाद क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन होता है। जो जॉइंट हुआ उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए उसका अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेज में पोस्ट टनलिंग होता है, मतलब जो वेल्ड सीम है, अभी यहाँ पे अपने जो हीटिंग किया उसकी वजह से जो सीम और सीम के आजू बाजू का एरिया है हीट अफेक्टेड जोन, उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो जितना अफेक्टेड जोन है, मतलब वेल्ड सीम प्लस हीट अफेक्टेड जोन, उतने का ही लिमिटेड पोर्शन का पोस्ट टनलिंग करते हैं उसका माइक्रो स्ट्रक्चर रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद इमीडिएट उसको कूलिंग कर लेते हैं ताकि उसको ये टेम्परिंग इफेक्ट देता है और मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पैरेंट मटेरियल के नज़दीक ही आ जाएगा। उसके बाद क्या, ये जो आप वेल्डिंग करते हैं तो उसको साइजिंग में थोड़ा डिस्टोर्शन आता है, तो साइजिंग रोलर में जाके आगे नेक्स्ट स्टेज में जाता है और वहाँ से फिर कटिंग हो जाता है। मतलब ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आप आपकी साइज़ के हिसाब से 10 मीटर 12 मीटर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पाइप को कट करते हो। पाइप कर ये कटिंग होने के बाद वो हाइड्रोटेस्ट के लिए जाता है, जहाँ पे आप वेल्ड का और पाइप का बॉडी मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करते हो और साथ में उसमें कोई लीकेज है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। उसके बाद वो जो पाइप है वो नेक्स्ट स्टेज में अल्ट्रासोनिक फिर से इंस्पेक्शन, क्योंकि हाइड्रोटेस्ट के बाद में क्या होता है कभी कभी वेल्ड सीम ओपन हो जाता है, तो ऐसा कोई डिफेक्ट तो आया नहीं है करके उसका फिर से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है कि पाइप में पोस्ट हाइड्रो कोई डिफेक्ट तो नहीं है करके। उसके बाद में जो एंड्स होते हैं उसको आप ट्रिमिंग करके उसका चैम्फरिंग कर देते हो। उसके बाद वो फाइनल इंस्पेक्शन विजुअल एंड डायमेंशन इंस्पेक्शन के लिए चला जाता है, और उसके बाद में ये मटेरियल आपका कस्टमर के लिए इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो जाता है और उसको मार्किंग करके आप उसको शिप कर सकते हो। तो अभी ERW, EFW और HFW ये तीनों में जहाँ फ़र्क रहेगा वो सिर्फ यहाँ पे रहेगा, कैसे इलेक्ट्रिक इसका वेल्डिंग होता है। अभी HFW में क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ होता है, और EFW में क्या होता है कि EFW में यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड होगा जो कंटिन्यूस आर्क सप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पे कैसा हो रहा था कि दोनों एज मेल्ट होके रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट हो रही थी और उसकी वजह से एज मेल्ट हो रही थी, जबकि EFW में कैसा होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड होता है, मतलब ये दोनों एंड को पुश करता है और एक्सटर्नल आर्क जो इलेक्ट्रोड सप्लाई करता है उससे दोनों एंड जो है मेल्ट होते जाते हैं और साथ में ये पुश करता जाता है तो वेल्ड होती जाती है। सेम वे उसमें भी यहाँ पे ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रिमिंग टूल रहता है, वो ट्रिम करके बाकी का जो प्रोसेस वो सेम फॉलो होता है। नेक्स्ट है सबमर्ज आर्क वेल्डेड। इसमें सबमर्ज आर्क वेल्डेड में दो होती है। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है वो सिंगल सिम मतलब एल्सो पाइप के लिए है। यहाँ पे एल्सो पाइप नॉर्मली जो लार्ज डायमीटर पाइप और हैवी थिकनेस पाइप रहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो प्लेट्स होती है उसको आप एज कट करते हो, एज करके एज को फर्स्ट प्री बेंडिंग करते हैं, क्योंकि रोलर में एज है जो प्रॉपरली बैंड नहीं होती है तो उसको आप प्री बेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्री बेंड करके वो रोलर पे जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको छोड़ के जो बहुत ज़्यादा थिकनेस के पाइप होते हैं उसमें यहाँ पे ये यो मेथड है। यहाँ पे सिंगल प्रेस रहता है, ये कंटिन्यूस पॉइंट प्रेसिंग बोलते हैं जिसको, पॉइंट प्रेसिंग करके ये एंड सर्कुलर सेक्शन आपको मिलेगा। कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं, अपना एम ऐसा है कि सर्कुलर सेक्शन प्रॉपरली हो। जब ये सेक्शन अपना शेप में आ जाता है तो उसको आप जो ये दोनों एज है उसको टैक वेल्डिंग कर लेते हो, जैसे नॉर्मली अपना पाइप टू पाइप वेल्डिंग करते हैं ऐसे ही पूरी लेंथ पे टैक वेल्डिंग करके फर्स्ट इसमें क्या इनसाइड सिम का वेल्डिंग होता है। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मतलब SAW पाइप क्यों बोलते हैं कि इसमें आर्क जो रहता है वो फ्लक्स के अंदर सबमर्ज रहता है, मतलब बाहर से आपको आर्क दिखेगा नहीं। इसमें जो डिपोजिशन रेट है बहुत अच्छा मिलता है और ये मेथड बहुत फास्ट है, तो इसकी वजह से जो सारे नॉर्मली जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग है वो SAW यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आप इनसाइड वेल्डिंग करके उसके बाद आउटसाइड वेल्डिंग करते हो।
अभी कभी कभी क्या होता है कि ये पाइप का थिकनेस ज़्यादा होता है तो आपको मल्टीपल रन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बैक वेल्ड करके फिर उसका गाउजिंग कर देते हैं ताकि जो भी कोई रूट की डिफेक्ट्स है वो आप उस स्टेज में एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वेल्डिंग खत्म होने के बाद वो फिर से राउंडिंग में जाता है, क्योंकि आप जब वेल्डिंग करते हो तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो वो डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए उसको अगेन शेपिंग के लिए जाता है। आफ्टर शेपिंग उसका जो एंड है, एंड का फेसिंग बनता है, मतलब बीवेल एंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों पाइप का एंड को बीवेल बनाते हैं। उसके बाद में अगर आपका जो लेंथ है, मतलब प्लेट का लेंथ कम है, 6 मीटर है और आपकी पाइप की रिक्वायरमेंट 12 मीटर की है, तो आपको गर्थ वेल्ड करना पड़ेगा। मतलब उसमें एक सर्कमफरेंशियल सीम आएगा जिसको वेल्ड करना पड़ेगा ताकि पाइप की लेंथ 12 मीटर की जा सके। अगर आपका 12 मीटर की प्लेट है, 10 मीटर की प्लेट है, तो सीधे का सीधा वो पाइप आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, मतलब जो वेल्ड सिम होता है उसका नॉर्मली 100% रेडियोग्राफी होता है या तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए चला जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्लियर है तो उसके बाद इसमें हाइड्रो दिखाया नहीं है, बट हाइड्रो के लिए ये पाइप जाता है। हाइड्रो करके आप पाइप को आगे फाइनल विजुअल डायमेंशन के लिए बेच सकते हो, और फाइनली उसमें अगर पेंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो पेंटिंग करके आप पाइप को शिप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रो दिखाया नहीं है, बट हाइड्रो जो वेल्डेड पाइप है उसमें 100% किया जाता है मैन्युफैक्चर की साइड पे, तो वो स्टेजेस भी आता है। और पोस्ट हाइड्रो आप एंड पे फिर से आरटी रिक्वायरमेंट है अगर कोई क्लाइंट की, तो एंड की जो बोथ एंड से उस पर अप टू 300 mm वेल्डिंग का जो है उसका फिर से रेडियोग्राफी करते हैं और यूटीबी रैंडम चेक करते हैं। ये हो गया स्ट्रेट सिम का मेथड। अभी स्पाइरल सॉ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्पाइरल सॉ मतलब स्पाइरल सबमर्ज आर्क वेल्डेड पाइप। यहाँ पे कंटिन्यूस कॉइल होती है, जैसे हमने वहाँ पे जो ERW FW में देखा ना, वहाँ पे स्ट्रेट पाइप बनता है, बट यहाँ पे जो सीम आता है वो स्पाइरल शेप में आता है। यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से इस पाइप को स्पाइरल सॉ पाइप बोलते हैं, क्योंकि जो वेल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो SAW है, सबमर्ज आर्क वेल्डेड है, इसके लिए स्पाइरल SAW पाइप। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा है कि लेवलिंग, इसमें कोई बैंडिंग फॉर्मिंग नहीं होता, बट यहाँ पे जो प्लेट फॉर्मिंग होती है, मतलब प्लेट को बैंड नहीं होती, पूरी की पूरी प्लेट रोलर्स पे फॉर्म होती है। ये स्पाइरल, अगर आप कोई प्लेट को कोई फ्लैट पेपर को लेके भी आप रोल करोगे तो वो स्पाइरल बनता है, आप बना के चेक कर सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी जो कंटिन्यूस रॉयल है, ये कॉइल है, उससे वो एज प्रिपेयर करके उसको कंटिन्यूस फॉर्मिंग करती रहती है, और इनसाइड वेल्ड और आउटसाइड वेल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस है, वेल्डिंग होता रहता है। और वेल्डिंग होने के बाद जो एंड्स से, मतलब ये जॉइंट्स बनते हैं, उसका कंटिन्यूस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता रहता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस रहती है और ये भी मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको इन बिटवीन जहाँ पे आपकी लेंथ के हिसाब से इसको कट करना पड़ेगा। कट करके फिर आप पाइप को प्रिलिमिनरी विजुअल इंस्पेक्शन, रेडियोग्राफी, वो सब डायमेंशन चेक करके पाइप को हाइड्रो के लिए भेज सकते हो। हाइड्रो होने के बाद फिर से एंड ट्रिमिंग होता है, जो बीवेल फेस हम लोग बोलते हैं, जिसको बनाना है उसके लिए जाएगा। देन फिर से उसका विजुअल डायमेंशन होगा एंड एंड का रेडियोग्राफी अगर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, तो यहाँ पे भी एंड का रेडियोग्राफी फिर से होगा। MPT भी होता है, जो एज किया हुआ है बीवेल फेस, उसका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होता है। ये सब होने के बाद आप क्लाइंट को इंस्पेक्शन के लिए ऑफर कर सकते हो। उसके बाद मार्किंग, पेंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो करके आप इसको शिप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। इससे क्या होगा कि मेरा ये वीडियो यूट्यूब में रैंक करेगा। तो चलिए अभी हम लोग समराइज़ कर लेते हैं इसमें हमने क्या देखा इस वीडियो में। तो पहले मैंने आपको वेल्डिंग के मेथड्स के बारे में बताया। इसमें हमने EFW, HFW, ERW और उसके साथ में स्पाइरल सॉ पाइप के बारे में जाना। तो स्पाइरल सॉ में हमने दोनों देखे, स्ट्रेट सॉ एंड स्पाइरल सॉ। उसके बाद में रोलिंग के लिए, जो पाइप को रोल करने के लिए हमने कंटिन्यूस मेथड और फॉर्मिंग दोनों का डिस्कस किया, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड्स होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड मेरी ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा इस कोर्स का, तो आपको उसको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।